बच्चों, हमने पिछली कक्षा में अव्यय के भेदों में क्रिया विशेषण पढ़ा, संबंध बोधक पढ़ा। आज की कक्षा में समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। याद है ना आपको? अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया, संबंध बोधक जान लिया। आज हम समुच्चय बोधक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ है एक कलेक्टिव, जो एकत्रित किया गया हो, उसके बारे में। परिभाषा देखते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी जो जोड़ते हैं, किनको? दो शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे शब्द जुड़ते हैं, कैसे वाक्यांश जुड़ते हैं और कैसे वाक्य जुड़ते हैं किसी शब्द के द्वारा। उदाहरण देखिए। राम और श्याम छठी कक्षा में पढ़ते हैं। वह तेजी से दौड़ा परंतु बस नहीं पकड़ पाया। मन लगाकर पढ़ो ताकि विषय के अच्छे ज्ञाता बनो। कोरोना फैला था, इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम और श्याम ये दो शब्द हैं, इनको जोड़ रहा है कौन सा शब्द? और यहाँ पे एक वाक्यांश है, वह तेजी से दौड़ा परंतु बस नहीं पकड़ पाया। इसको जोड़ रहा है, इन दोनों वाक्यांशों को शब्द जोड़ रहा है परंतु। मन लगाकर पढ़ो, ये एक वाक्य हो गया, एक उपवाक्य है, ताकि विषय के अच्छे ज्ञाता बनो। तो यहाँ पे इन दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है ताकि। कोरोना फैला था, इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी दो वाक्य हैं, इनको जोड़ रहा है इसलिए। तो आपको परिभाषा बताई थी, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। समुच्चय बोधक के भेद यानी कि प्रकार। पहला है समानाधिकरण। आप भी उच्चारण कीजिए, समानाधिकरण। दूसरा है व्यधिकरण। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण। अब ये क्या है, आगे देखते हैं। समानाधिकरण क्या है? जो समुच्चय बोधक शब्द समान पदों, पदबंधों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हैं एवं उनमें समानता का संबंध भी बताते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जो समान पद आपको बताया था कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पद कहते हैं। पदबंध यानी वाक्यांश। उपवाक्य, किसी वाक्य में, किसी बड़े वाक्य में छोटे छोटे दो वाक्य जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें उपवाक्य कहते हैं। इनको जोड़ते हैं और उनको उनमें जो समानता का संबंध भी बताएं, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं।
यानी समान पदों में समानता, वाक्यांशों या पदबंधों में समानता, उपवाक्यों में समानता बताते हुए उन्हें जोड़ते भी हैं, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। अब आगे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे वे क्या हैं। सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद भी देख लें, फिर इनके उदाहरण देखेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद: संयोजक, विकल्पवाचक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। समानाधिकरण बताया था, क्या करते हैं, जो समान पदों, पदबंधों और वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं और समानता भी बताते हैं। तो ऐसे जो समुच्चय बोधक हैं उनके चार भेद हैं, चार प्रकार हैं: संयोजक, विकल्पवाचक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान से ध्यान देने की बात है। समानाधिकरण के पहले भेद के बारे में हम जान ले। संयोजक यानी जो जोड़ता है। संयोजक का अर्थ है जो जोड़े। योजक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो जोड़ता हो। जैसे माता पिता एवं गुरु आदरणीय हैं। अब इस उदाहरण के द्वारा आप देखिए, माता पिता एवं गुरु, यहाँ पे पदों को जोड़ रहा है। एवं शब्द माता पिता और गुरु, इन तीन पदों को एवं द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए ये संयोजक है। अगला है ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़िए। यहाँ पे संयोजक शब्द है और, समानाधिकरण संयोजक शब्द है और किसको जोड़ रहा है? ज्ञान विज्ञान पद को। ज्ञान और विज्ञान पद को जोड़ रहा है और शब्द। न मैंने उसे देखा है, न उसने मुझे देखा है। यहाँ पे दो उपवाक्य हैं, इनको जोड़ रहा है शब्द न। न जो है ये संयोजक है। न मैंने उसे देखा, न उसने मुझे देखा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो उसमें जो न शब्द है वो संयोजक है। ये आज आपको पता चल गया। अब आगे देखते हैं। समानाधिकरण का दूसरा भेद विकल्पवाचक। हर्ष या उत्कर्ष मेरी सहायता करेंगे। विकल्प का अर्थ है ऑप्शन, जैसे ये या ये, जिसमें आप जैसे ऑप्शन चुनते हैं, या पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, उसे ही बोलते हैं विकल्प। तो यहाँ पे हर्ष या उत्कर्ष मेरी सहायता करेंगे। यहाँ पे विकल्प क्या है? हर्ष है या उत्कर्ष? हर्ष और उत्कर्ष में विकल्प है, इन दोनों में से कोई एक। तो या शब्द विकल्पवाचक है। करो या मरो, यहाँ पे भी या शब्द विकल्पवाचक हुआ। उसे गरम दूध अथवा काढ़ा दो, चाहे तो गरम दूध दो या काढ़ा दो। अथवा का अर्थ भी होता है काढ़ा, अथवा का अर्थ भी होता है या विकल्प। तो आपके प्रश्न पत्र में भी आपने देखा होगा, निबंध वगैरह में दिया होता है, ये निबंध करिए अथवा ये करिए या ये करिए। तो या और अथवा दोनों एक ही चीज है, विकल्प हैं, विकल्पवाचक शब्द हैं। आगे समानाधिकरण में देखेंगे विरोधवाचक। वे थके थे किंतु बैठे नहीं। यहाँ पे दो उपवाक्य हैं, दो वाक्यांश हैं। वे थके थे
और बैठे नहीं। ये दो जो वाक्यांश हैं पदबंध, जिनको जोड़ रहा है शब्द किंतु। अच्छा, यहाँ पे विरोध क्यों है? वे थके थे, और थकना और बैठना एक दूसरे का विरोध है। थक के आदमी क्या करता है? बैठ जाता है। लेकिन थकने के बाद आदमी बैठा नहीं, यानी विरोध में है, यानी वो खड़ा है, कुछ और कर रहा है। थकने के बाद की जो स्थिति होती है वह न करके वो कुछ और कर रहा है, इसलिए किंतु शब्द आया। तो किंतु शब्द विरोधवाचक हुआ। वह आया मगर बोला नहीं। यहाँ पे भी उसके आने और बोलने में विरोध है। कोई आता है तो वो पहले बोलता है, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं, यानी विरोध। मगर शब्द, इन दोनों वाक्यांशों में मगर शब्द जो है वो विरोधवाचक है। लड़की बीमार थी फिर भी विद्यालय आई। अब यहाँ पे लड़की के बीमार होने और विद्यालय आने में विरोध है। बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? घर पे रहते हैं। लेकिन बीमार थी फिर भी विद्यालय आई, तो फिर भी शब्द विरोधवाचक शब्द है। यहाँ पे दोनों को जोड़ रहा है। घ, समानाधिकरण समुच्चय बोधक का आखिरी भेद परिणामवाचक। परिणाम से आप जानते ही हैं रिजल्ट। तो इंसान को देखकर सांप डर जाता है, अतएव काट लेता है। यानी सांप जब डरता है तो उसका परिणाम ये निकलता है कि वो काट लेता है। इंसानों को देखते ही वो डर जाता है, इसलिए काटता है अपने बचाव के लिए। तो यहाँ पे अतएव शब्द परिणामवाचक है। छात्र बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। छात्र विद्यालय न आने का क्या परिणाम? छात्र के बीमारी का क्या परिणाम हुआ? विद्यालय नहीं आया, इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। तो यहाँ पे इसलिए जो है परिणामवाचक शब्द है। अतएव, इसलिए, इन सब का अर्थ एक ही है। दोनों का, अतएव का मतलब भी इसलिए है, इसलिए का मतलब भी अतएव है। दोनों को प्रयोग करते हैं, अलग अलग ढंग से दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह थका था अतः सो गया। यहाँ परिणाम क्या था? थकने का परिणाम क्या हुआ? सो गया। तो अतः शब्द जोड़ रहा है। पहले में अतएव शब्द जोड़ रहा है, दूसरे में इसलिए, तीसरे में अतः। इन तीनों का अर्थ एक ही है, पर आप यहाँ पे प्रयोग देख सकते हैं और समझ सकेंगे कि जब भी इस तरह के आप कहीं वाक्य पढ़ते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। अब समुच्चय बोधक के आपने शुरू में दो भेद पढ़े थे, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। समानाधिकरण के बारे में आपको बता दिया गया। अब व्यधिकरण के बारे में जानेंगे। ऐसे योजक जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। कैसे? ऐसे योजक, योजक का अर्थ है जोड़ने वाले। अभी तक जितने ये सब सब शब्द थे इनको योजक, समुच्चय बोधक शब्द यानी योजक भी बोलते हैं। ऐसे योजक जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं, यानी एक बड़े वाक्य में छोटे छोटे दो या तीन वाक्य होते हैं जिनको जोड़ते हैं। ऐसे शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण में समानता होती थी, यहाँ पे जोड़ते हैं। व्यधिकरण के भेद, अब इनके भी भेद हैं। समानाधिकरण के आपने भेद देखे थे, अब व्यधिकरण के भी भेद देखते हैं। इनके भी चार भेद हैं। पहला,
कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, तीसरा है संकेतवाचक, चौथा है स्वरूपवाचक। पहला कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा स्वरूपवाचक। अब इनके बारे में जानेंगे। व्यधिकरण, पहला भेद, कारणवाचक। कारणवाचक में क्या होता है ये देखेंगे। कारणवाचक में जो एक वाक्य होता है, प्रधान वाक्य और उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, वो दोनों जुड़ता है। देखें, हम घर से बाहर नहीं निकले, कारण बाहर लॉकडाउन था। अब यहाँ पहला इसमें एक जो उपवाक्य है, हम घर से बाहर नहीं निकले, ये आपका उपवाक्य है। कारण बाहर लॉकडाउन था, इसका बाहर लॉकडाउन था, ये अगला वाक्य है। इन दोनों को जोड़ रहा है कारण शब्द। हम घर से बाहर नहीं निकले, कारण बाहर लॉकडाउन था, इसलिए ये कारणवाचक योजक हुआ। चूंकि वह शक्तिशाली था इसलिए सुरक्षित था। अब यहाँ पे चूंकि और इसलिए एक साथ प्रयोग हुआ है, तो शक्तिशाली होने की वजह से ही सुरक्षित था, यानी शक्तिशाली होने के कारण ही सुरक्षित था। तो इसको कारण न करके इस तरह से लिखते हैं, चूंकि वह शक्तिशाली था इसलिए सुरक्षित था। तो ये चूंकि और इसलिए शब्द भी कारणवाचक व्यधिकरण है। कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। मैंने आज काम नहीं किया क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। अब यहाँ पे मैंने आज काम नहीं किया, उसका कारण बता रहा है कि क्यों नहीं किया, मेरे सिर में दर्द था, क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। आप भी बोलते हैं आज मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि नेट वीक था, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्योंकि कारणवाचक, हम क्योंकि लगाते हैं कारणवाचक शब्द। अब देखते हैं व्यधिकरण का दूसरा भेद, उद्देश्यवाचक, यानी उद्देश्य हो किसी चीज का, एम हो। पहला वाक्य, मिठाई वाला बच्चों से प्रेम करता है इसीलिए ही बच्चे उसे घेरे रहते हैं। बच्चे घेरे रहने का, बच्चों के घेरे रहने का उद्देश्य, मिठाई वाले के प्रेम करने का उद्देश्य क्या होता है, निकलता है बच्चों के घेरे रहना, इसीलिए बच्चे उसे घेरे रहते हैं। ये उद्देश्यवाचक है। उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक में आश्रित उपवाक्य पहले आते हैं और मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य बताते हैं, यानी आश्रित उपवाक्य के पहले आते हैं। तेज चलो जिससे कि ट्रेन मिल जाए। ट्रेन मिलना, उद्देश्य क्या है यहाँ पे, ट्रेन का पाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तेज चलेंगे। तो उद्देश्यवाचक शब्द जुड़ा जिससे, तेज चलो जिससे कि ट्रेन मिल जाए। यहाँ पे जिससे उद्देश्यवाचक शब्द है। मन से पढ़ो ताकि ज्ञानी बनो। यहाँ उद्देश्य क्या है, ज्ञानी बनना, उसके लिए क्या करना है, मन से पढ़ना। तो इन दोनों वाक्यों, इन उपवाक्यों को जोड़ रहा है ताकि। अब व्यधिकरण का अगला भेद है संकेतवाचक। संकेत यानी इशारा। यदि महान बनना है तो अच्छे कार्य कीजिए। अब यहाँ संकेत कर रहा है, महान बनने का संकेत कर रहा है। कैसे महान बनेंगे, जब अच्छे कार्य करेंगे। तो वाक्य में कह रहा है यदि महान बनना है तो अच्छे कार्य कीजिए।
यहाँ पे यदि और तो संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। चाहे कितनी भी सर्दी हो, पर बिना नहाए उसे चैन नहीं। अब यहाँ पे जो इशारा कर रहा है उसे नहाए बिना चैन नहीं क्यों है? सर्दी पड़ रही है, सर्दी पड़ने पे भी वो नहा रहा है, तो बिना नहाए चैन नहीं। तो यहाँ चाहे और पर जो है इन शब्दों को जोड़ रहा है। कितनी भी सर्दी हो पर बिना नहाए उसे चैन नहीं, यानी वो नहाता है। ये संकेत कर रहा है उसके नहाने का। चाहे और पर शब्द। यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। जैसे इसका यद्यपि का वास्तव में वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। जैसे कि कोई किसी के अंदर कोई कमी है लेकिन उस कमी के बजाय वो उसमें और अच्छा है। अब गरीब है, अगर कोई गरीब होता है तो हम सोचेंगे कि वो ईमानदार नहीं होगा, लेकिन गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी है। यानी वो अगर उसे पैसा कहीं पड़ा मिल जाए तो वो उठा के अपने पास नहीं रख लेता, वो दूसरों से पूछता है ये किसका पैसा है। ये ईमानदारी हुई। यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। यद्यपि और तथापि एक साथ ही लगाया जाता है। इसका अर्थ है वास्तव में वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। अब अगला देखेंगे व्यधिकरण स्वरूपवाचक। उसने कहा कि तुम मेरे भाई हो। स्वरूपवाचक जो है वो इनका प्रयोग उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्य के आशय को अच्छी तरह स्पष्ट करना, यानी उसके बारे में बताना। उसने कहा कि तुम मेरे भाई हो। कहने का आशय, उसने जो कहा उसका आशय निकला कि तुम मेरे भाई हो। ऐसी गड़गड़ाहट हुई मानो आकाश फट पड़ेगा। यहाँ जो गड़गड़ाहट हो रही है उससे यह लग रहा है जैसे कि आकाश फट पड़ेगा। आकाश फट पड़ने का आशय प्रकट कर रहा है जो उसकी गड़गड़ाहट है। यहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्षा के कारण प्रकृति नाच रही है, अर्थात पेड़ पौधे प्राणी खुश हैं। हम ऐसा शब्द ऐसा बोलते हैं ना, अर्थात यानी मानो, मतलब इसका अर्थ यही है, यानी आशय प्रकट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ऐसे जो शब्द हैं वो स्वरूपवाचक शब्द हैं। स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यहाँ पे की, मानो, अर्थात ये जो है स्वरूपवाचक व्यधिकरण के शब्द हैं। इन शब्दों में अगर जितने अभी आपने पढ़े हैं, पाठ अब समाप्त होता है। आपने जो भी इसमें पढ़े हैं, जो शब्द कहीं पे आपको अस्पष्ट हो, समझ में न आ रहा हो, उसको आप कक्षा में पूछिएगा। हम फिर से उसके बारे में बताएंगे। किसी शब्द का अर्थ या कहीं पे आपने कहीं पे पढ़ा और वो आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछिएगा उन शब्द का अर्थ, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द थे तो इसलिए हो सकता है आपको उनका अर्थ नहीं आया, समझ में आया हो सकता है उनका अर्थ न जान पाए हों, तो आप उन अर्थों को अलग से पूछिएगा तो हम बता देंगे।